है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसी के आगे हम लोग आज करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर का पीएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज इसी में लिख लीजिए केस नंबर 2। केस नंबर 2, ठीक है। ठीक है, सेकेंड केस में हम लोग आज पहले डिस्कस करेंगे पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर दे दिया जाए, है ना, एंड की जगह और लिख लीजिए ज्यादा सही रहेगा। तो एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर दे दी जाए तो उनका पीएच कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया गया, ये आपका कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी हो सकता है ना, HCl हो सर सकता है, सार्थक को सल्फ्यूरिक लिख एसिड। लीजिए। अच्छा, ओके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी हो सकता है और आपको उसकी मोलरिटी सपोज दे दी गई क्वेश्चन में, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलरिटी दे दी गई और स्ट्रॉन्ग एसिड का वॉल्यूम भी दे दिया गया, है ना, और उसमें आपने ऐड कर दिया कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया। उसमें आपने क्या किया, कोई सेकेंड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया और उस सेकेंड स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलरिटी मान लो M2 है और वॉल्यूम V2 है, और ये आपने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या ऐसे केस में, आपको एसिड में एसिड आप मिलाओगे तो सॉल्यूशन आपको कैसा मिलेगा। एसिड में अगर एसिड मिलाएंगे, एसिड। है ना, तो एसिडिक ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा आफ्टर मिक्सिंग, वो कोई आपको एसिड ही मिलेगा, है ना। और आपसे उस एसिड का पीएच वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि बताइए इसका पीएच क्या होगा, कैलकुलेट पीएच ऑफ मिक्सचर। ठीक है, जो ये मिक्सचर बन रहा है इसका पीएच आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, देखो अगर हमसे वो पूछ रहा है बेटा पीएच ऑफ मिक्सचर, तो हम लोग पीएच का एक ही फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, पीएच ऑफ मिक्सचर अगर पूछ रहा है तो पीएच हो जाएगा -log H+ion, है ना। और H+ion भी तो बेटा पूरे मिक्सचर के चाहिए होंगे ना हमें। ठीक है, मिक्सचर में जो टोटल H+ion है, अगर हमें मिक्सचर में टोटल H+ion पता चल जाए तो हम लोग पूरे मिक्सचर का पीएच निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को मेन अब क्या करना है, पूरे मिक्सचर के टोटल H+ion ही हमें रिक्वायर्ड है, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो H+ion पूरे मिक्सचर के निकालने हैं और H+ion का कंसंट्रेशन मतलब आप समझ रहे हैं, H+ion का कंसंट्रेशन मतलब H+ion की मोलरिटी ही निकालनी है एक तरह से, है ना। ये जो डब्बा बनाते हैं हम लोग, ये एक्चुअली कंसंट्रेशन ही तो होता है ना, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग को क्या निकालनी है, मोलरिटी ही निकालनी है, मोलरिटी ऑफ H+ion। ठीक है, और इतना तो हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि किसी के भी मोलरिटी, हाँ किसी की भी मोलरिटी निकालनी है बेटा, उसके मोल्स ले लीजिए न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम लीटर में लेना होगा, है ना। तो टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ सोल्यूट तो H+ion ही है, क्योंकि हम लोग H+ion के रिस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं, H+ion का ही कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग क्या करें, टोटल मोल्स निकाल लें H+ion के मिक्सचर में, डिवाइडेड बाई क्या कर दें, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें मोलरिटी मिल जाएगी, वॉल्यूम लीटर में लीजिएगा। अब टोटल मोल कैसे निकालें भाई, है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन में वापस पहुंचते हैं, तो उसने डेटा आपको दिया क्या था, उसने स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलरिटी दिया था, वॉल्यूम दिया था, और हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम लोग एसिड की मोलरिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ये हमें मिल जाएंगे मोल, ये मिल जाएंगे मोल्स। लेकिन ये मोल किसके मिलेंगे, ये तो उस एसिड के मोल मिलेंगे, है ना।
क्योंकि मोलरिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते ही हमें मोल मिलते हैं सोल्यूट के, और सोल्यूट तो यहाँ पे वो एसिड ही है, ठीक है यस ना? सर। यहाँ पे सोल्यूट क्या है, वो एसिड ही है। तो इसका मतलब जो टोटल मोल्स हम लोग निकाल रहे हैं, वो टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाली स्ट्रॉन्ग एसिड से मोल निकाल लेंगे कि इससे H प्लस आयन के मोल कितने आ रहे हैं, है ना? दोनों दोनों से अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे, है ना? देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकाल लेंगे मोल्स ऑफ H प्लस आयन फर्निश्ड फ्रॉम एसिड वन। एसिड वन से कितने आ रहे हैं मोल H प्लस आयन के, और इसमें ऐड कर देंगे मोल्स ऑफ H प्लस आयन फर्निश्ड फ्रॉम एसिड टू। एसिड वन से कितने मोल आ रहे हैं वो अलग निकाल लेंगे, एसिड टू से कितने आ रहे हैं वो अलग निकाल लेंगे, और टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 के बराबर है यहाँ पे, है ना? क्योंकि दोनों का अलग अलग वॉल्यूम दिया हुआ है, V1 अलग दिया, V2 अलग दिया हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना? बोलो भाई, इतनी बात आ रही समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस एसिड से कितने मोल आ रहे हैं, है ना? जैसे मान लो कि एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इससे H प्लस आयन के मोल कितने आ रहे होंगे? अगर इसका वॉल्यूम कुछ ले लें कि 2 लीटर का सॉल्यूशन है ये, है ना? 0.1 मोलर 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इससे H रिएक्शन प्लस, है ना? हाँ, पॉइंट वन। हाँ रिएक्शन लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये आयनाइज होगा ट्वाइस H प्लस और सल्फेट आयन में। अच्छा, पहले तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के मोल लिख देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के मोल हो जाएंगे मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। मोलरिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल आ जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, तो ये 0.2 मोल आ गए। अब ये तो मोल आए बेटा सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन जब ये आयनाइज हो रहा है तो बेटा इससे H प्लस आयन के मोल कितने आ रहे हैं? तो वो आ रहे हैं ट्वाइस इंटू 0.2, है ना? और यही मोल हम लोग यहाँ पे रख देंगे भाई, ठीक है? तो अब देखो, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एक फॉर्मूला, एक आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, इतनी मेहनत करने से थोड़ा सा आपको कम मेहनत करना पड़े, इसके लिए क्या करो कि किसी एसिड से आने वाले H प्लस आयन के मोल निकालने का तरीका क्या है, उसकी एसिड की मोलरिटी ले लो पहले M1, उसमें मल्टीप्लाई कर दो उसका वॉल्यूम V1 इंटू n फैक्टर से और मल्टीप्लाई कर दो उस एसिड का n फैक्टर। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर क्या है, 2 है, तो इससे बेटा 2 H प्लस आयन आ रहे हैं ना, वो देखो लास्ट में 2 मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ठीक है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इसको बोले कि किसी एसिड से आयनाइज होकर आने वाले जो H प्लस आयन के मोल होते हैं, वो एसिड की मोलरिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर ऑफ एसिड, अगर ये हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट आपको H प्लस आयन के मोल्स मिल जाएंगे, है ना? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मैं यस लिख दूंगा, है ना? ये मैं लिख देता हूँ। चलो, मैंने मान रखा है कि पहले एसिड की मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और इसका अपना कोई n फैक्टर भी होगा, वो तो उसका जब फॉर्मूला दिया जाएगा तो हम लोग पता ही कर लेंगे क्या है। तो M1 V1 इंटू क्या कर देंगे उस एसिड का n फैक्टर। ऐसे बेटा दूसरा जो एसिड है उसकी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, उसका n फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एसिड नंबर 2 है, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे V1 प्लस V2। इससे हमें बेटा जो टोटल H प्लस आयन है ना सॉल्यूशन में, जो मिक्सचर में टोटल H प्लस आयन है, उनका हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगा। और एक बार अगर ये आपने निकाल लिया तो बस यही आपको रख देना है माइनस लॉग H प्लस वाले फॉर्मूले में, वो H प्लस आयन रख दीजिएगा तो आपका pH आ जाएगा, है ना? बोलो भाई, ये समझ में आ रही बात सभी को? यस सर। ऐसे कितने भी एसिड हो सकते हैं? हाँ, क्या करो बेटा? सर ऐसे मतलब एनी नंबर ऑफ एसिड के ट्रू है ना ये? हाँ हाँ, अब इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैंने 2 एसिड लिए हैं, अगर मान लो 3 एसिड दिए जाए तो वहां पे
एक तीसरे एसिड से आने वाले भी मोल्स ऐड कर लेंगे, M3V3 n फैक्टर 3 डिवाइड बाई V3 कर देंगे, है एसिड ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए ना। हाँ लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एसिड स्ट्रॉन्ग ही, एसिड या बेस जो भी है वो स्ट्रॉन्ग ही होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एसिड एसिड का मिक्सचर है, ऐसे ही हम लोग बेस बेस का भी मिक्सचर ले सकते हैं, है ना। तो प्रोसीजर ऐसा ही रहेगा, बेस से OH आयन के मोल आएंगे मिक्सचर के, तो जहाँ पे H+ आयन लिखा हुआ है वहां OH आयन की बात होने लगी। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन भी करते हैं इस पे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। एक आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, एक आपको मिक्सचर दिया जा रहा है। और सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। एक आपको मिक्सचर दिया जा रहा है, उसमें 500 ml ले लिया गया है, 500 ml 0.1 मोलर HCl ले लिया गया, और 200 ml 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया गया है, और एक एसिड और ले लिया गया है 300 ml 0.2 मोलर नाइट्रिक एसिड, है ना। 3 एसिड का उसने मिक्सचर ले लिया बेटा, और आपसे क्वेश्चन में पूछ यही रहा है, कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, है, मतलब जो ओवरऑल मिक्सचर तैयार हो रहा है इन तीनों को मिक्स करने पे, उसका आपको पीएच कैलकुलेट करना है। सर ठीक है, कॉइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। 500 ml 0.1 मोलर HCl है, दूसरा है 200 ml 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, और थर्ड है आपका 300 ml 0.2 मोलर नाइट्रिक एसिड, है ना। इन तीनों के मिक्सचर में आपको पीएच निकालना है। आयुष्मान ने आंसर दिया है। अच्छा, आयुष्मान थोड़ा देखो कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं, यस सर। चेक कर लो जरा थोड़ा आंसर, है ना। किसी का आंसर आया तो बता जरूर देना, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लॉजिक समझ में आ ही रहा होगा। कोई बताओ भाई कैसे करना है इसका लॉजिक, बस मुझे बता दो, है ना, कि ये करेंगे फिर ये करें। हाँ So हाँ बताओ। पहले तीनों एसिड से निकलने वाले H+ का वो निकाल लेंगे, हाँ, मोल्स निकाल लेंगे, ठीक। फिर टोटल हाँ वॉल्यूम हाँ में डिवाइड कर देंगे, फिर उससे आ जाएगी H+ की कॉन्सेंट्रेशन, उसका लॉग ले लेंगे, हाँ, माइनस लॉग ले लेंगे तो पीएच आ जाएगा। ठीक ठीक, बस यही यही करना है, बहुत बढ़िया, है ना, गुड। तो यही काम करना है हम लोग को। देखो, तीनों एसिड से आने वाले H+ आयन के मोल्स निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना है, तो पहले हम लोग निकालते हैं मोल्स ऑब्टेन फ्रॉम H+ आयन, फ्रॉम HCl, ठीक है। कि HCl से देखते हैं भैया कितने मोल आ रहे हैं H+ आयन के। तो HCl के मोल निकालने, तो HCl की मोलरिटी इंटू HCl का वॉल्यूम इंटू HCl का n फैक्टर, है ना। तीनों चीजें HCl की लेनी पड़ेगी हम लोग को, ठीक है। तो HCl की मोलरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा, वॉल्यूम अगर ml में दिया है तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है,
आप वॉल्यूम ml में ही ले लीजिए, लेकिन वो मोल ना हो के फिर वो मिली मोल हो जाएंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, आप जो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है वो वाला भी ml में ले लीजिएगा, है ना। तो ऊपर भी ml में, नीचे भी ml में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है, इसमें ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम जहां भी लीजिए सेम यूनिट में लीजिए। ये सारे वॉल्यूम या तो आप बेटा लीटर में लीजिए, या फिर आप सारे वॉल्यूम ml में ले लीजिए, आंसर सेम ही आएगा वो, ठीक है। तो मोलरिटी आपकी हो गई 0.1, वॉल्यूम आपका 500, और HCl का इनफैक्टर बताओ कितना ले लें, 1. 1, है ना। तो ये आपका आ गया 50, मतलब HCl से आने वाले मिली मोल्स हो गए HCl के 50 मिली। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वॉल्यूम ml में ले लिया, ठीक है, इसलिए मिली मोल हो गए। अगर वॉल्यूम लीटर में ले लेता तो मोल हो जाते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मोल्स निकालोगे तो टोटल वॉल्यूम भी लीटर में ही लोगे, और मिली मोल निकालोगे तो टोटल वॉल्यूम फिर ml में ले लेंगे हम लोग, माइनस लॉग 50 है ना। ये कितना आ जाएगा, M2 इंटू V2, सल्फ्यूरिक एसिड का इनफैक्टर 2, तो ये 40 आ गया। ऐसे ही बता दो नाइट्रिक एसिड के कितने मिलीमोल हो जाएंगे, 60 है ना, 60। तो पहले सबसे पहले हम लोग को यही करना पड़ेगा, तीनों के मिलीमोल। अब ये तीनों बेटा एसिड है ना, और इनसे सबसे आने वाले H+ आयन के मोल्स निकालिए। ये मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन है, हाँ, ये ध्यान रखना, ये मिलीमोल्स H+ आयन के निकाल रहे हैं। तो टोटल मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन, है ना। तो ये आ रहे 50 + 40 + 60, 150, है ना। यस सर। ये टोटल आ गए। अब हम लोग को निकालना है H+ आयन का कंसंट्रेशन। तो पूरे मिक्सचर में देखो टोटल मिलीमोल निकाल ही चुके हैं, टोटल वॉल्यूम से और डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ml में ले लीजिएगा। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 500 + 200 + 300, तो ये भी कितना आ रहा है, 5000, है ना। हाँ, ये पूरा Yes, sir. कितना आ गया, 1000। तो ये कैंसिल होता दिख रहा है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहो ऐसे लिख लो, 15 × 10⁻²। तो ये H+ आयन आ गए। और अगर H+ आयन इतने आ गए तो pH हम लोगों ने लिखना सीखा था, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर ये 15 ना होता 15, तो आंसर हमारा क्या हो जाता, 2 हो जाता, 0.823 है ना। हाँ हाँ, ये वाला सही है, 0.82 समथिंग आ रहा है आंसर। तो इसका यही आंसर आ रहा है, 2 - log 15। और log 15 के हम लोग फैक्टर कर लेंगे, log 15 को 5 × 3 लिख देंगे, और इसको लिख देंगे -log 5 -log 3। log 5 log 3 जानते ही हम लोग, है ना। log 5 कितना होता है, 0.7, और log 3 0.48 ले लीजिएगा अप्रोक्सीमेट। तो ये फाइनली इतना आ रहा होगा, 0.82, ठीक है। यस तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, सभी को आ गया, समझ में आ गया, यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब इसमें एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इसमें तो बेटा सारे एसिड थे, अगर मान लो ऐसा सिचुएशन होती कि 2 एसिड होते और एक बेस होता, या 2 बेस होते, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज होते, तो क्या करते वहां पे, सर वो न्यूट्रलाइज कर देते थोड़े से H+ को, और सर जो बचते मतलब एक्सेस में होते। हाँ ठीक है, गुड। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, पहले जितने भी एसिड पड़े होंगे पहले एसिड से निकाल लेंगे कि टोटल H+ आयन के कितने मोल आ रहे हैं या मिली मोल आ रहे हैं, और बेस जितने पड़े होंगे उनसे OH आयन के मिली मोल निकाल लेंगे, क्योंकि बेस आयनाइज होगा तो OH- आयन देगा। फिर देखेंगे कि किसके ज्यादा है ना, किसके H+ आयन के मिलीमोल्स ज्यादा है, कि बेस से आने वाले OH आयन के मिलीमोल ज्यादा है। सपोज H+ आयन के ज्यादा है ना, तो हम लोग रेस्ट मिलीमोल्स निकाल लेंगे। रेस्ट मिलीमोल मतलब जैसे मान लो H+ आयन के आ रहे 100 और बेस के आ रहे 40,
तो जो बेस के 40 है, बेस तो अपने जितने हैं उसके उतने ही मिलीमोल न्यूट्रलाइज कर लेगा, है ना, मतलब खा जाएगा वो। मतलब बेस के अगर 40 है तो 40 तो एसिड के वो खा के पानी बना देगा, है ना, H प्लस आयन OH आयन मिलके वाटर ही तो बनता है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में रह कितने जाएंगे H प्लस आयन रिमेनिंग एक्सेस में, तो वो 100 माइनस 40 मतलब 60 रह जाएंगे। इनको हम लोग बोलते हैं रेस्ट मिलीमोल। रेस्ट मतलब बचे हुए, फाइनली कितने बच रहे हैं। और वो रेस्ट मिलीमोल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कर देंगे तो उससे H प्लस आयन के क्या आ जाएंगे, कंसंट्रेशन, मोलरिटी, और उससे H प्लस आयन कंसंट्रेशन से हम लोग pH निकाल लेंगे, है ना। बोलो भाई। यस सर। यस तो एक चलो मैं दे रहा हूँ ये ऐसा ही, आप लोग इसको करके आप ही लोगों को करना है, ठीक है। मैंने आपको प्रोसीजर बताया है इसको, और इसका आंसर सबका आना भी चाहिए, देखो, है ना। इसको आप लोग करिए, हो जाएगा आप, लेकिन आंसर बताइएगा जरूर। पहला देखो इसमें एक 100 ml 0.1 मोलर HCl है। दूसरा इसमें ले लिया है सॉल्यूशन 100 ml 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा सॉल्यूशन ले लिया उसने 100 ml 0.1 मोलर NaOH। और फिर उसने थोड़ा सा पानी भी मिला दिया है, 700 ml पानी भी ऐड कर दिया अलग से, है ना। और आपसे कह रहा है बताइए कैलकुलेट pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इसको करिए बेटा, सभी लोग अटेम्प्ट करिए, और मुझे इसमें मेरे SID सर वाली आईडी में आंसर भी बता दीजिए, ठीक है। 2 एसिड है, 1 बेस है। हाँ आयुष्मान, आंसर बेटा तुम्हारा सही है, ठीक है। आयुष्मान तुम्हारा आंसर करेक्ट है ना। सभी को करना है बेटा। आप लोगों के लिए एक मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ। उसमें आपको पर वीक एक चैप्टर का मैं टेस्ट लिया करूंगा, गूगल फॉर्म के थ्रू वो टेस्ट होगा। और अभी तक जितने चैप्टर हुए हैं वो 1 बाय 1 लेंगे हम लोग, है ना। और उसका मैं सीक्वेंस, मतलब चैप्टर का जो सीक्वेंस है विद डेट आपको, देखो आज नाइट में कंप्लीट हो जाएगा तो भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों की थोड़ा सा अब रिवीजन वाला समय भी आ गया है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम फरवरी लास्ट में कुछ बच्चों के हो सकता है शुरू हो जाए, कुछ बच्चों के नहीं तो मार्च में तो होंगे ही एग्जाम। तो अभी से रिवीजन करेंगे तो तब जाके पूरा रिवीजन अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक एक चैप्टर पे होगा टेस्ट, है ना। तो आप लोग रिवीजन भी करते रहो, और उसमें मैं ऐसा करूंगा कि जो भी टेस्ट होगा उससे पहले उसका डिस्कशन भी कर दूंगा सीट का। जैसे मैंने संडे को रखा टेस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम का सपोज, ठीक है। तो उस संडे से पहले केमिकल इक्विलिब्रियम की सीट का डिस्कशन भी कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर मान लो Yes, अगर हो sir. गया, हो चुका है तो अच्छी बात है, अगर मान लो हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो नहीं हुआ है
तो वो डिस्कशन भी कर दूंगा, तो इससे तुम लोग का जो डाउट्स हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे, है ना। सर इस तो संडे को सीएमएस का सर टेस्ट होगा? सीएमएस का तो मुझे अभी कोई आया नहीं इन्फॉर्मेशन वहां से, कोई टेस्ट हो तो बता देना, आप ही लोग बता देना, अभी यूनिट टेस्ट होते रहते हैं वहां भी। तो यूनिट टेस्ट नहीं सर, हाँ एडवांस पैटर्न टेस्ट। अच्छा, जो रेजोनेंस के होते हैं ना तीनों सब्जेक्ट के, यस सर। वो तो पता चल ही जाएगा, ग्रुप में होगा तो पता चल जाएगा। वैसे इस संडे नहीं होगा, नहीं तो आज कौन सा डेट हो गया आपका, थर्सडे हो गया ना आज तो नहीं, आज नहीं होगा वैसे तो, थर्सडे तक वेडनेसडे। पता, वेडनेसडे है। अच्छा अच्छा, तो मुश्किल है क्योंकि हम लोग को वीक में शुरुआत में पता चल जाता है कि टेस्ट है ना। अच्छा, तुम लोग को प्लानर मिला होगा, प्लानर में डेट पड़ी होगी, उससे देख लो आप नो लोग। प्लानर प्लानर नहीं नहीं मिला मिला। अभी? नो सर। नहीं सर। अच्छा, प्लानर तो मिलना चाहिए कि उससे तुम लोग को पता चलता रहेगा ना कि अगला टेस्ट 15 दिन बाद है कि कितने टाइम के बाद है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं उसमें। 4 से 5 डेज पहले ही से पता चलता है। यस सर। अरे तो ये बात सही नहीं है, सर पहले से थोड़ा। स्टार्टिंग से टेस्ट हुए सर। अच्छा, इस साल थोड़ा हो सकता है कि कोटा की तरफ से प्लानर्स ने एक बात हो रही थी तो पता चला था कि कोटा से ही आया नहीं है, इस बार सब लेट चल रहा है ना, सारे बैचों का सिलेबस काफी लेट चल रहा है, मतलब कोटा से प्लानिंग शायद मैच नहीं कर पा रही होगी, कुछ ऐसा होगा, नहीं तो हर साल प्लानर आ जाता है तो उसी हिसाब से चीजें होती हैं। चलो, मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, पहले ही बता दिया करूंगा। हाँ, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। पलक ने भी आंसर दे दिया, पलक तिवारी करेक्ट है बेटा, पलक तुम्हारा। आदित्य का भी आंसर सही है बेटा। आयुष बेटा तुम्हारा भी सही है। संभव करेक्ट है आपका। जूही, जूही बेटा सही है आपका। यस बेटा आपका भी सही है। आदित्य, है ना। यस तुम्हारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आंसर, देखो यस का थोड़ा आंसर डिफर कर रहा है ना। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, वो कैलकुलेशन में हो सकता है, एक बार इसको देख लो आप लोग। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया होगा कि इन ये जो भी दिए हुए एसिड बेस सबके मिलीमोल्स निकाल लिए होंगे, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आयन, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl। तो HCl से आने वाले H प्लस आयन के मिलीमोल निकालने, तो HCl की मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और HCl का n फैक्टर तो 1 ही हो जाएगा, तो इसके मिलीमोल आ गए 10। फिर सल्फ्यूरिक एसिड से आने वाले H प्लस आयन के अगर आप निकालोगे मिलीमोल्स, तो ये कितने हो जाएंगे, 0.2 इंटू 100, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर 2 है तो ये 40 हो जाएंगे। अब NaOH भी तो पड़ा हुआ है, NaOH यहाँ बेस है, तो बेस आयनाइज होता है तो OH आयन देता है, तो इससे आने वाले OH आयन के मिलीमोल हो जाएंगे 0.1 इंटू 100, और इसका n फैक्टर तो 1 ही है, तो ये हो गया 10। तो पहले आपने क्या निकाल लिया, सबके मिलीमोल। अब इसमें देखो, एसिड के एसिड से आने वाले टोटल H प्लस आयन देखें तो 10 प्लस 40 50 हो गए। H प्लस आयन 50 आ रहे हैं और OH आयन कितने आ रहे हैं, 10। ज्यादा किसके आ रहे हैं, H प्लस आयन। तो पहली बात तो एक बात ये समझ में आना चाहिए कि H प्लस आयन के मिलीमोल्स ज्यादा हैं OH आयन से, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, ओवरऑल नेचर वाइज सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, एसिडिक। है ना। कई बार क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर क्या है ना, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो आपको pH भी निकालना है, तो आप क्या करो कि रेस्ट मिलीमोल्स निकाल लो, रेस्ट मिलीमोल्स ऑफ, जिसके ज्यादा है उसके रेस्ट मिलीमोल निकाल लो, क्योंकि उसके बच जाएंगे ना कुछ। रेस्ट मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाई क्या कर दो,
टोटल वॉल्यूम, ये आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे देगा। ठीक है, अब H प्लस आयन के मिलीमोल्स निकालने हैं, तो देखो रिस्ट मिलीमोल्स तो 10 तो यहां से आ रहे हैं और 40 यहां से आ रहे हैं और -10 कर दो, है ना। अच्छा बेस के माइनस कर देना, एसिड एसिड भाई भाई, तो एसिड के तो ऐड हो जाएंगे लेकिन बेस के क्या हो जाएंगे, माइनस। है ना, बोलो भाई। Yes, और sir. डिवाइडेड बाई क्या कर दो, टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम में 100 कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, 1000 ml. हाँ 1000 आ रहा है, 100 300 प्लस 700 में वाटर भी ऐड कर दिया है ना उसने अलग से, तो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 1000, है ना। बस यहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो 50 - 10 तो 40 डिवाइडेड बाई 1000, तो 4 × 10⁻³ ये आपके मिक्सचर में जो रेस्ट मिली मोल्स हैं H प्लस आयन के, फाइनली इतने आ रहे होंगे। अब इससे pH निकाल लेंगे, तो pH हो जाएगा -log H प्लस आयन, है ना। और H प्लस आयन कितना हो गया, 4 × 10⁻³ तो इसको लिख देंगे 3 - log 4 Sir, 10 log to the power -2 आएगा। हाँ Yes, 2 sir. आएगा। अच्छा अच्छा, यस ओके ओके, सर। एक जीरो कैंसिल हो रहा है, ओके 4 × 10⁻² आ रहा है, तो ये आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, हाँ। और log 4 हो जाएगा 0.6, है ना, log 4 हो जाएगा Yes. 0.6, तो ये आ गया 1.6 1.4, है ना। बस मोस्टली बच्चों ने यही आंसर दिया है, और किसी का अगर गड़बड़ भी हुआ होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कैलकुलेशन में ही गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात इतनी। Yes, Yes. sir. तो ये केस नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद आएगा केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, वीक एसिड और वीक बेस का पीएच निकालेंगे, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पीएच, केस नंबर 3 लिख देता हूं मैं, इसमें हम लोग करने जा रहे हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो अभी तक हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के निकाले, फिर उनके मिक्सचर का भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, वीक एसिड और वीक बेस क्या पीएच कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। तो इसमें पहले क्या करते हैं, चलो एक वीक एसिड ले लेते हैं, कंसीडर ए वीक एसिड, एक वीक एसिड ले लेते हैं, कंसीडर ए वीक एसिड। वीक एसिड का जनरल फॉर्मूला HA करके लिखा जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो ये मैंने मान लिया HA कोई वीक एसिड है ना, और उसको आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया। देखो पीएच हम लोग जो निकालते हैं ना, वो एक्वस सॉल्यूशन में निकालते हैं। पीएच बेटा किसी का भी निकालना हो, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, या अभी सॉल्ट के भी पीएच निकालेंगे, तो आप बेटा उसको सबसे पहले किसमें डिजोल्व कर दो, पानी में। लेकिन जैसे भैया वीक एसिड है तो पानी में डिजोल्व होगा तो 100% आयनाइज नहीं होगा, है ना। इसका अपना क्या होगा, एक अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, है ना। उनका एक अल्फा होता है, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, और उसका कोई ना कोई आपका कंसंट्रेशन भी दिया होगा, है ना। उसकी मोलरिटी मान लिया मैंने C दी हुई है, C कंसंट्रेशन है वीक एसिड का, तो T=0 पे तो अभी आयनाइज हुआ नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद बेटा ये क्या बना रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम बना रहा होगा, है ना। अच्छा, और इक्विलिब्रियम पे इसके एक मोल से, मतलब इक्विलिब्रियम जब बन रहा होगा तो उसके एक मोल से कितने मोल डिसोसिएट हो रहे होंगे, Alpha. हाँ बहुत बढ़िया। तो इक्विलिब्रियम में एक मोल से अल्फा डिसोसिएट हो रहे होंगे, तो C मोल से कितने डिसोसिएट होंगे, C C अल्फा। alpha.
है ना। तो हम लोग अपना एक्सप्रेशन वैसे ही लिख देंगे, सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। अब हर एक वीक एसिड का अपना एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, इसको के से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू उसका जो एनायन है उसका कंसंट्रेशन डिवाइड बाई दिस। अब देखो ये सी भी तो कैंसिल हो रहा है, ये बन गया आपका सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। अच्छा, लेकिन वही बात है कि अल्फा की वैल्यू अगर 0.1 से कम है ना, इस एक्सप्रेशन में अगर देखिएगा कि अल्फा 0.1 से कम है, देन वी कैन नेग्लेक्ट अल्फा एज कंपेयर टू 1। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट अल्फा एज कंपेयर टू 1। ठीक है, अल्फा 1 के इसमें नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अल्फा अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू सी, अल्फा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन सी। तो यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल लिया करेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला आप लोग याद ही रखना, क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन तो हम लोग हर बार करेंगे नहीं। ठीक है ना, ये अल्फा हम लोग, ये आ गया। लेकिन हमें तो भैया H प्लस आयन चाहिए थे ना, पीएच निकालने के लिए तो हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन किस वैल्यू के बराबर है, इक्विलिब्रियम पे सी अल्फा सी अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सी अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो हमें तो H प्लस आयन ही चाहिए, तो सी अल्फा बराबर H प्लस आयन इक्वल टू सी अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी रूट के अपॉन सी। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अपॉन सी। तो ये हो जाएगा के ए इंटू सी, एच प्लस आयन कितना हो जाएगा, के ए इंटू सी। तो यहां से आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब ये H प्लस आयन हम लोग उसी फॉर्मूले में रख देंगे जो अभी हम लोगों ने, भाई पीएच का एक ही मेन फॉर्मूला ही होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, है ना। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के ए इंटू सी, और अंडर रूट को लिख दिया पावर 1/2। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको लिख देंगे हाफ माइनस लॉग के माइनस लॉग सी। ठीक है, और माइनस लॉग के ये कुछ कुछ होता है, याद करो, ये कुछ बहुत एक स्टैंडर्ड टर्म इसको बोलते हैं हम लोग, माइनस लॉग के को पी के पी के, बहुत बढ़िया, माइनस लॉग के पी के होता है। तो आपका एक ये सिंपल फॉर्मूला बन जाता है, वीक एसिड का जैसे पीएच निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वीक एसिड का पीएच हो जाएगा हाफ पी के ए माइनस लॉग सी, वीक एसिड का पीएच हो जाएगा हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। ठीक है, तो आप लोग अगर ये फॉर्मूला याद कर लो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे, है ना। के आपको दिया ही जाएगा, सी मतलब कंसंट्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे सी क्या है ये भी लिख लीजिए, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो वो आपको मोलरिटी दी जाएगी वीक एसिड की। बोलो भाई, आ रही बात समझ में। यस ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग वीक एसिड के लिए। अच्छा, लेकिन अगर वीक बेस दे दिया जाए सपोज आपको, फॉर वीक बेस, तो जैसे हम लोगों ने वीक एसिड के लिए H प्लस आयन लिखा था ना, यहाँ पे देखो मैंने लिखा था H प्लस आयन इक्वल टू सी अल्फा। अब मैं वीक बेस के लिए यहाँ लिख दूंगा OH माइनस आयन इक्वल टू सी अल्फा। ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि वीक बेस आयनाइज होके OH आयन देगा, और OH आयन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे सी अल्फा के बराबर होगा। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ हो जाएगी वीक बेस के लिए के बी अपॉन सी, क्योंकि वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, के बी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा पूरा डेरिवेशन ऐसे ही होगा। लास्ट में देखो जहां पीएच आ रहा है वहां पे पी ओ एच आ रहा होगा, और इधर राइट हैंड साइड पे जहां पी के ए है वहां पी के बी हो जाएगा।
तो इस फॉर्मूले से हम लोग पीओएच निकाल लिया करेंगे, है ना। वीक बेस में पीओएच का फॉर्मूला हो जाएगा पीओएच इज इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस लॉग सी, ठीक है। और निकालना तो हमें पीएच है, तो हम लोग पीओएच निकाल के 14 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो 14 के बराबर होता है कि नहीं। यस 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 सर। यस ठीक है, तो ये बस आपको अगर फॉर्मूले याद कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि टाइम आपका अननेसेसरी वाला नहीं किल होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो सीधे फॉर्मूले ही लगाएंगे हम लोग। अगर सब्जेक्टिव पेपर है, मान लो स्कूल पेपर में आ गया, तो फिर उसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, मतलब कि ये ऐसे डेरिवेशन करना पड़ता है ना। अदरवाइज तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा, फिर अगला केस पे आते हैं। इस पे न्यूमेरिकल अभी हम लोग कर लेंगे। पहले मैं आपको केस एक दो और पढ़ा देता हूँ, ठीक है, फिर इकट्ठा न्यूमेरिकल कर लेंगे। केस नंबर कौन सा होगा, ये 4 होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब देखो अभी जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना सीखा, फिर हम लोगों ने उनका मिक्सचर का निकालना सीखा, फिर हम लोगों ने वीक एसिड का वीक बेस का भी इस फॉर्मूले से निकालना सीखा। अब हम लोग क्या करने आ रहे हैं, वीक एसिड और वीक बेस के मिक्सचर का निकालना जा रहे हैं। कि जैसे आपको 2 वीक एसिड दे दिए जाए, है ना, उनका मिक्सचर दे दिया जाए, या 3 भी हो सकते हैं, और क्या बेटा बताओ इसका पीएच क्या है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हेडिंग लिख देता हूं मैं, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, 2 और मोर वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड भी हो सकते हैं या वीक बेस भी हो सकते हैं। तो अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा वीक एसिड दे दिए जाएं या वीक बेस दे दिए जाएं और उनका पीएच निकालने को बोला जाए, तो फिर हमें कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसमें पहले एक मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। देखो एक कंडीशन ले लेते हैं, फॉर मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड। हम लोग 2 वीक एसिड लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो 2 के साथ होगा वो बाकियों के साथ भी होगा, मतलब 2 से ज्यादा होंगे तो उनके साथ भी वही फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे एक हमने ले लिया, ये कंटेनर है हमारा, और इस कंटेनर में 2 वीक एसिड ले रखे हैं। एक वीक एसिड HA1 है, और उसी में एक वीक एसिड और आपने ऐड कर दिया, दूसरा वाला कौन सा है, HA2 है, ठीक है। एक HA1 है, एक HA2 है, ठीक है। अच्छा, इनका HA1 का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो Ka1 है। भाई हर वीक एसिड का अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, तो वो आपको दिया जाएगा, है ना। तो वीक HA1 का वीक के डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, HA2 का K2 है, ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी। और दोनों का कंसंट्रेशन भी दे देगा, भाई वीक एसिड HA1 का C1 है और HA2 का C2 है। ये आपको डेटा प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन में, है ना। इतना डेटा आपको कम से कम देगा, क्योंकि अगर इतना डेटा भी नहीं देगा तो फिर हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। मिनिमम इतना डेटा आपको चाहिए होगा। और आपसे पूछ क्या रहा होगा, पीएच मिक्सचर का, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, जब भी आपको ऐसे 2 वीक एसिड दे दिए और पीएच पूछ रहा है मिक्सचर का, तो देखो अभी भी फॉर्मूला वही है, देखा जाए तो पीएच अगर मिक्सचर का पूछ रहा है, अगर हम लोग क्या कर ले, पूरे मिक्सचर के टोटल H+ आयन का कंसंट्रेशन निकाल लें, तो हमारा पीएच आ जाएगा। आ जाए कि नहीं आ जाएगा? यस सर। पूरे सॉल्यूशन में टोटल H+ आयन अगर हमें पता चल जाए तो हमारा पीएच आ जाएगा। लेकिन ये H+ आयन बेटा पूरे मिक्सचर के होने चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे H+ आयन मिक्सचर के जब निकालते हैं, तो देखो आपको पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि उसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा चौड़ा है। डेरिवेशन आप भूल भी जाओगे, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे, ठीक है। देखो
ऐसे केस में दो वीक एसिड के मिक्सचर में H+ आयन मिक्सचर का लिखना है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे मान लो कि अगर एक ही वीक एसिड होता, दो ना होता बेटा, मान लो कि एक ही है केवल, है ना, तो उसमें H+ आयन मिक्सचर के कितने होते हैं? तो अभी हम लोगों ने निकाला है, H+ आयन मिक्सचर के होते हैं Ka1 इंटू C1, है ना। ये देखो ऊपर, ये अभी निकाला था डेरिवेशन जब किया था, ये देखो ये वाली चीज काम की है थोड़े हमारे। जब जहाँ पे सिंगल वीक एसिड था बेटा, तो वहां पे H+ आयन आ रहे थे अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी, है ना। अगर आपको ये इतना भी क्लिक कर गया तो आप क्वेश्चन तुरंत कर ले जाओगे। देखो, तो यहाँ पे अगर एक वीक एसिड है तो उसका H+ आयन कंसंट्रेशन है Ha1 इंटू सी, लेकिन यहाँ तो दो वीक एसिड है, तो आप क्या करो, अंडर रूट थोड़ा बड़ा सा बनाओ और पहले एसिड का लिखो K1 इंटू C1, और उसी अंडर रूट के अंदर K2 इंटू C2। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ K1 C1 K2 C2, ये आपको बेटा पूरे मिक्सचर में आने वाले टोटल H+ आयन का कंसंट्रेशन दे देगा। इससे आपको मिक्सचर में आने वाले क्या मिल जाएंगे? टोटल H+ आयन। और एक बार टोटल H+ आयन मिल गए तो उससे आपका पीएच आ जाएगा, है ना। बल्ले बल्ले पीएच निकाल लेंगे हम लोग। बोलो भाई। यस। ठीक है, तो ये इसमें करना। अगर 3 वीक एसिड है तो यही अंडर रूट और लंबा बना देंगे हम लोग, है ना, ये और इसको एक्सटेंड कर देंगे और इसको लिख देंगे अंडर रूट के अंदर K3 इंटू C3, है ना। ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में। ठीक है, देखो एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेना चाहिए ऐसे केस में। मुझे लग रहा है ये एडवांस वाली सीट में होगा, क्योंकि वीक एसिड का मिक्सचर मेंस वाली सीट में नहीं है। इसमें दो है ना आयनिक इक्विलिब्रियम, एलिमेंट्री और एडवांस, और ये वाला टॉपिक उसमें है एडवांस वाले में। हम्म। अरे तो पार्ट 3 है इसका। चलो PDF भेज देता हूँ। आप लोगों को मैंने वो वीडियो भेजा था GOC का, देखा आप लोगों ने? J2 वाले जो बच्चे हैं। नहीं देखा किसी ने? तुम लोग इतना बिजी हो कि टाइम ही नहीं है तुम लोगों के पास, क्यों भाई? है तो सर। हाँ है तो, लेकिन दूसरे काम करने के लिए है। हाँ सर, दूसरे काम करने के लिए है। पढ़ाई करना बोरिंग होता है ना, इसलिए तो। देखो अच्छा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मतलब जब GOC अभी देख लोगे ना, तो फिर जब GOC पढ़ाएंगे तो आपको आसान लगेगा। यस सर। ठीक है, मतलब एक बार देख चुके होगे तो उसमें काफी Yes, क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। सर
हाँ बोलो बेटा। सर जो ये फॉर्मूला है सर √k/c, हाँ सर ये तो सर तभी एप्लीकेबल होगा तो सब एक ही सर h+i निकलेगा सर, दो निकले तो होगा। एक H+i निकलेगा तो सर इसमें अगर अल्फा सर 0.1 से थोड़ा बड़ा हो तो मतलब हम लोग डेरिवेटिव वाला स्टेप फॉलो करेंगे। हाँ, इसमें क्या होता है कि जब एक अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉमन एंड इफेक्ट। कॉमन एंड इफेक्ट ये कहता है कि जब एक एसिड वीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है, या दोनों ही वीक है, तो दोनों एक दूसरे पे कॉमन एंड इफेक्ट लगाते हैं, और कॉमन एंड इफेक्ट का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट ये होता है कि ड्यू टू कॉमन एंड इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, सॉरी अल्फा ऑफ वीक एसिड डिक्रीजेस। मतलब जो वीक एसिड का अल्फा होता है ना, वो और कम हो जाता है। मतलब जो पहले से वीक है वो और वीक हो जाता है, मतलब गरीब और गरीब हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि मान लो अगर किसी का अल्फा 0.1 से थोड़ा ज्यादा भी होगा, तो दोनों एक दूसरे पे कॉमन एंड इफेक्ट लगाएंगे, तो दोनों का ही अल्फा 0.1 से कम हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें अप्रोक्सीमेशन वाला ही फॉर्मूला लगेगा हमेशा, है ना। इसमें इस मिक्सचर वाले में अप्रोक्सीमेशन वाले से ही होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ये लिया मैंने, इसमें कह रहा है कैलकुलेट H+आयन कंसंट्रेशन फॉर्मेट आयन ऑक्सीसाइनेट, 3 आयन का कंसंट्रेशन पूछा है। इन द सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड। देखो 0.1 मोलर ले लिया उसने फॉर्मिक एसिड और उसका K दे दिया, और 0.1 मोलर HOCN लिया, उसका भी K दे दिया। यहाँ पे देखो दोनों ही वीक एसिड है, और जब ये कैसे पहचानेंगे कि वीक एसिड है, तो जब भी आपको एसिड के साथ में उसका Ka वैल्यू भी दे दिया जाए तो समझ जाना कि वो वीक एसिड है, क्योंकि Ka वीक एसिड का ही डिफाइन होता है ना। तो यहाँ पे अगर वो कह रहा है H+आयन निकालो मिक्सचर में, तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2। K1 की वैल्यू कितनी है कि A1 की वैल्यू हो गई आपकी 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। C1 हो गया 0.1, K2 हो गया 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और C2 हो गया 0.1। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करना होगा। तो ये कितना आ रहा है देखो, इसमें चाहो तो 10⁻⁻⁴ कॉमन लेके बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 0.24 और 0.4 इंटू 10⁻⁻², है ना। बाकी अब ये सॉल्व कर ही लोगे आप लोग, 0.28 का अंडर रूट, तो ये आपके H+आयन कंसंट्रेशन आ जाएंगे। 0.64 है कितना आ रहा है? 0.64 आ रहा है। सर, वो जीरो उसमें अंडर रूट के अंदर 0.28 की जगह 0.64 होगा। अच्छा 0.24 और 0.4 है, अच्छा 0.4 ऐड हो जाएगा तो 0.64 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी निकल रहा है ना 0.64, तो 0.8 आ जाएगा। 0.8 आ जाएगा सीधा, परफेक्ट स्क्वायर है भाई ये तो। 8 इंटू 10⁻³ ये आ गया H+आयन मिक्सचर का। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर हो रही बात? यस सर। तो जब भी आपको Yes. वीक एसिड के मिक्सचर दिया जाए या वीक बेस के मिक्सचर दिया जाए, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा।
H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2। अगर आपको वीक बेस का मिक्सचर दिया जाए तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट OH माइनस आयन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KB1C1 प्लस KB2C2। ठीक है, इसमें HCO के भी तो हाँ इनके भी निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसकी इक्वेशन लिखनी होगी, मतलब जो एक्सप्रेशन है ना वो लिखना होगा, है ना। उसको चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आपको अगर लग रहा हो कि सर ये कैसे आ गया है ना, तो इसका एक मैं कर देता हूँ पूरा, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डेरिवेशन क्या है। वैसे डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए, है ना। देखो जैसे इसी एग्जाम्पल में देख, मतलब जो एग्जाम्पल ये दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन इसी में कर देते हैं कि जैसे एक एसिड उसने ले लिया है फॉर्मिक एसिड और एक लिया है हाइपो कुछ करके HOCN है शायद, हाइपोसाइनाइड है। तो देखो फॉर्मिक एसिड आयनाइज होगा तो फॉर्मेट आयन में H प्लस आयन में आयनाइज होगा। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन मान लो C1 है तो 0 0। अच्छा इसका अपना अल्फा भी है तो C1 से ये C1 अल्फा 1 और ये C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1, है ना। इस तरह से होगा डिसोसिएट। यस सर। ठीक है, तो ये मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी। अब अगर ये अकेला होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि इससे आने वाले H प्लस आयन हमें मिल जाते, C अल्फा 1 C1 अल्फा, इससे हम लोग pH निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक एसिड और पड़ा हुआ है मिक्सचर में, और वो एसिड है हमारा कौन सा, वो एसिड है हमारा HOCN। HOCN ही है ना, हाँ HOCN। तो HOCN मतलब हाइपोसाइनाइड। ठीक है, तो अब ये आयनाइज होगा तो ऑक्सीसाइनाइड OCN माइनस और H प्लस आयन में जाएगा। अब इसका कंसंट्रेशन कुछ C2 लिया हुआ है उसने, जरूरी तो है नहीं कि कंसंट्रेशन सेम ही हो, तो मैं अलग ही मान के चल रहा हूँ। और इसका अल्फा कुछ अल्फा 2 ले लिया मैंने, तो C2 से C2 अल्फा 2 माइनस होगा, C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो ये आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो पढ़ा ही है ना, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम। यस सर। यस सर। तो वहां पे एक बात बोली जाती है कि जब एक मीडियम में दो इक्विलिब्रियम एक साथ एस्टेब्लिश होते हैं और उसमें कोई ऐसी स्पेसीज हो तो दोनों में कॉमन हो, है ना। देखो अगर H प्लस आयन देखो तो वो दोनों जगह से आ रहे हैं ना, वो पहले इक्विलिब्रियम से भी आ रहे हैं और दूसरे इक्विलिब्रियम से भी आ रहे हैं। H प्लस आयन जो है बेटा वो दोनों इक्विलिब्रियम से आ रहे हैं, तो इनको बोलेंगे दीज आर कॉमन आयन, इनको कॉमन आयन बोल देंगे। और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि जब ऐसे कोई इक्विलिब्रियम जिसमें कोई भी एक आयन दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो या दोनों में कॉमन हो, तो उसमें इक्विलिब्रियम एक साथ ही आता है दोनों में, और उस आयन का कंसंट्रेशन भी एक फिक्स वैल्यू ही होती है, वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से आ रहे हैं वो C1 अल्फा 1, तो यहाँ से भी तो आ रहे होंगे ना C2 अल्फा 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। अच्छा ऐसे ही नीचे भी देखें तो भैया ये C2 अल्फा 2 तो HOCN से ही आ रहे हैं ओनली, लेकिन फॉर्मिक एसिड से भी तो आ रहे होंगे C1 अल्फा 1, तो हमें तो मतलब है टोटल से, तो टोटल कितने आ रहे होंगे C1 अल्फा 1। बोलो भाई, तो अब ये एक्सप्रेशन सही माना जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि सॉल्यूशन में H प्लस आयन टोटल कितने आ रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे वो आ रहे हैं कितने, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। बोलो भाई, यस। है ना। Yes, और कोई आयन तो कॉमन है नहीं, है ना, तो बस यही एक आयन है। अच्छा आपसे कोई पूछे कि बताओ फॉर्मेट आयन का क्या कंसंट्रेशन है, जैसे तो इस क्वेश्चन में पूछा है ना उसने, फॉर्मेट आयन का भी पूछा है ऑक्सीसाइनेट का, तो फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन ओनली कितना है C1 अल्फा 1, और ऑक्सीसाइनेट का कितना है C2 अल्फा 2, है ना।
अच्छा, अब चलो पहले ये H प्लस आयन जो आए हैं इनसे हमें क्या मिलने वाला है इसको समझते हैं। देखो आप क्या करो, जो पहला एसिड है इसका अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा K1, उसको जरा एक बार लिखो। फर्स्ट एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 जो होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, C1 प्लस C2 अल्फा 2, है ना, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं C1 माइनस अल्फा, C1 कैंसिल, तो अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे ऐसे ही आप दूसरे का भी लिख दो, चलो सेकंड के लिए, सेकंड के लिए जाएगा C2 अल्फा 2 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई C2 1 माइनस अल्फा 2, C2 कैंसिल, तो ये अल्फा 2 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये 2 मान लो। अब इसमें होता है कि थोड़ा सा ली चैटलियर प्रिंसिपल को अगर हम लोग समझे कि देखो जैसे ही कुछ H प्लस आयन पहले केवल देखा जाए तो इसी से आ रहे होंगे, फॉर्मिक एसिड से H प्लस आयन, लेकिन जैसे इसमें एसोसिएशन मिलाओगे तो इससे भी आने लगेंगे, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो बढ़ने लगेगा, है ना, इस इक्विलिब्रियम में। या फिर अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इसका भी बढ़ने लगेगा, बोलो भाई, यस यस है ना। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने लगेंगे, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बेटा बढ़ता है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं होने देता है, वो क्या करता है, उसको अंडू करता है। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, दोनों में बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो थोड़ी सी ये बैकवर्ड जाएगी, थोड़ी सी ये बैकवर्ड जाएगी, जिससे क्या होगा कि कुछ समय के बाद H प्लस आयन मतलब कुछ समय के बाद क्या होगा कि एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो ये अल्फा 1 की वैल्यू जितनी एक्चुअली होनी चाहिए उससे थोड़ी कम हो चुकी होगी, क्योंकि काफी सारे H प्लस आयन फॉर्मेट आयन ये मिल के क्या बना दिए होंगे, फॉर्मिक एसिड, है ना। मतलब कॉमन आयन, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि ये वीक एसिड पहले मान लो 15% आयनाइज हो रहा था, ये वीक एसिड पहले मान लो 20% आयनाइज हो रहा था इंडिविजुअली, है ना। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो H प्लस आयन बढ़ गए, नए इक्विलिब्रियम को पाने के लिए वो एक बैकवर्ड दौड़ने लगे, और नया इक्विलिब्रियम जब आया तो इसका अल्फा घट के क्या हो गया 8%, इसका कितना हो गया 9%। बात समझ में आई। तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि अगर कोई वीक एसिड जिसका अल्फा 0.1 से ज्यादा भी होता है ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो अल्फा कम हो जाता है 0.1 से। और अगर अल्फा 0.1 से कम हुआ नहीं कि हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर अल्फा 1 को 1 के रिस्पेक्ट में, अल्फा 2 को 1 के रिस्पेक्ट में, है ना। और ये क्यों इग्नोर कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे कॉमन इफेक्ट लगा रहे होंगे और दोनों की रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ी थोड़ी बैकवर्ड जा रही होगी, जिससे दोनों का अल्फा डिक्रीज हो रहा होगा न्यू इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो आपका एक्सप्रेशन थोड़ा केवल इतना ही बचेगा। देखो K1 बराबर क्या हो गया, अल्फा 1 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, और K2 बराबर क्या हो गया, अल्फा 2 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, है ना। बोलो भाई, आप करो, आप ऐसा करो, आप इनको मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, आप सर सिद्धार्थ को इक्वेशन एंटर कर लीजिए। अच्छा बेटा, अब देखो इसमें क्या करो, आप इक्वेशन नंबर 1 में आप C1 से मल्टीप्लाई करो, और इक्वेशन नंबर 2 में C2 से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को ऐड कर दो, ऐसा काम करो, ठीक है। इससे देखो क्या फायदा होगा ऐसा करने से, इक्वेशन नंबर 1 में C1 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 2 में C2 से, तो आपका इक्वेशन बनेगा देखो C1 K1 प्लस C2 K2। अब देखो ये तो कॉमन ही आ जाएगा इतना पूरा,
है ना, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 तो कॉमन ही आ गया, और पहली इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई किया C1 से और दूसरे में C2 से, तो ये फिर से आ जाएगा। देखो यहाँ पे C1 यहाँ पे C2 ऐड हो रहा है, तो ये वाला टर्म फिर से आ गया C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2, है ना। अब वही चीज दो बार आ गई, तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, K1 C1 प्लस K2 C2। बोलो भाई, इससे Yes, sir. हमारा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। और बेटा यही तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, अगर ध्यान से देखो इक्विलिब्रियम पे जब नया इक्विलिब्रियम आ रहा है तो उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन इसी वैल्यू को तो बराबर है C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, है ना। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिक्सचर का किसके बराबर हो जाएगा, K1 C1 प्लस K2 C2, है ना। तो ये इसका डेरिवेशन है जो अभी मैंने ऊपर बताया है, ऐसे आता है वो बेटा। लेकिन अब वही बात है, देखो इतना टाइम एग्जाम में आपके पास नहीं होगा कि आप ये डेरिवेशन करके ये रिजल्ट लाओ, है ना। आपको वो रिजल्ट याद होगा तभी आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज इतना टाइम आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में मिल देगा ही नहीं, है ना। लेकिन ये ऐसे आता है, सिंपल है वो। अब देखो इसी क्वेश्चन में उसने पूछा था कि बताओ फॉर्मेट आयन का क्या कंसंट्रेशन है, तो वो इक्विलिब्रियम में किसके बराबर है, C1 अल्फा 1 के, और ये जो ऑक्सीसाइनेट है C2 अल्फा 2। तो अगर आपसे वो पूछ रहा है ना कि फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन बताओ, तो फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा C1 अल्फा 1 के बराबर, और अगर ऑक्सीसाइनेट का पूछ रहा है तो ये C2 अल्फा 2। ठीक है, तो अब तो ये कर ही लेंगे, है ना। यस सर। और अल्फा 1 तो इंडिविजुअली आप निकाल ही सकते हो, अल्फा 1 तो अभी भी क्या होगा, K1 अपॉन C होगा, तो आप निकाल लो, आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इनके भी कंसंट्रेशन हमें मिल जाएंगे। तो ये हम लोगों ने एक डिफरेंट केस पढ़ा है अभी, जिसमें हम लोगों ने वीक एसिड या वीक बेस के मिक्सचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, मतलब इतने में किसी को कोई डाउट हो। ठीक है, अब इसमें आते हैं नेक्स्ट केस में कि जैसे अभी तक क्या कर रहे थे कि अभी तक जैसे दो स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, दो वीक, अभी मैंने दो वीक एसिड ले लिए या दो वीक बेस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर एक एसिड एक स्ट्रॉन्ग हो एक वीक हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। मतलब पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, है ना। मतलब एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पीएच। तो ये आपका बना लीजिए नेक्स्ट केस, ये केस नंबर आपका बन जाएगा 5। तो लिख लीजिए पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, है ना। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड भी पड़ा है, वीक एसिड भी पड़ा हुआ है, वो मतलब दोनों का मिक्सचर दे दिया गया और आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहानी होती है, समझिए इस बात को। जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेता हूं तो आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे क्वेश्चन करना होता है। देखो आपको दे दिया गया, मान लो 0.01 मोलर HCl, और उसमें ऐड कर दिया 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो उसका के भी दे देगा, उसका के इतना दे दिया आपको, 2 × 10⁻⁵।
ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, पीएच मिक्सचर का। ठीक है, क्लियर है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है, और आपको दोनों का मिक्सचर दिया जा रहा है, और कह रहा है बताओ टोटल H प्लस आयन का क्या कंसंट्रेशन होगा, मतलब है ना। तो कैसे करना है इसको बताओ, कोई समझाओ मुझे कैसे करेंगे। सर वीक एसिड का वैसी सर इक्वेशन लिख के सर कंसंट्रेशन निकालने H प्लस से C माइनस C अल्फा मेथड हाँ, से। और ठीक है। सर तो HCl हाँ सर HCl तो एस पूरा डिसोसिएट होगा, तो सर हाँ हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल सेपरेट। सही, करेक्ट है ना। तो यही चीज हम लोग को समझनी है कि अभी भी हमें बेटा टोटल H प्लस आयन ही रिक्वायर्ड है, टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन। और अगर हम लोग कहीं से ये पता लगा लें कि टोटल H प्लस आयन कितने आ रहे हैं, तो हमें पीएच मिल जाएगा मिक्सचर का। अब यहाँ पे H प्लस आयन दो जगह से आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहे हैं, एक वीक एसिड से। स्ट्रॉन्ग एसिड तो भैया 100% आयनाइज हो जाता है ना। तो अगर इसकी मोलरिटी 0.01 ले रहे हैं, तो बेटा ये तो पूरा का पूरा ही डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। इससे आने वाले H प्लस आयन तो 0.1 मोलर के ही होंगे, 0.001 मोलर के होंगे। लेकिन एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड। ये थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो रहा होगा, और इसका अपना कोई अल्फा भी होगा, है ना। तो इससे आने वाले H प्लस आयन कितने होंगे, C अल्फा हो जाएंगे, है ना। अगर इसका कंसंट्रेशन C मान ले, तो इससे आने वाले C अल्फा। और हमें मतलब है टोटल H प्लस आयन से, तो टोटल देख लेते हैं भाई कितने आ रहे हैं। टोटल H प्लस आयन जो होंगे मिक्सचर में, वो HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H प्लस आयन प्लस जो वीक एसिड से आने वाले H प्लस आयन है, उनके कंसंट्रेशन के बराबर होंगे। बोलो भाई। अब स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आयन, अच्छा देखो, अच्छा ये ध्यान रखना, कंसंट्रेशन कभी ऐड नहीं होता है ना, हमेशा मोल ऐड होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे, मोल ऑफ टोटल मोल्स ऑफ H प्लस आयन। तो हम लोग H प्लस आयन के मोल्स निकाल लेंगे जो HCl से आ रहे हैं, और H प्लस आयन के मोल निकाल लेंगे, मोल या मिली मोल भी निकाल सकते हो, जो आपको सही लगे। ठीक है। अब देखो, तो हम लोग दोनों का सम कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएंगे। अब देखो H प्लस आयन इससे आ रहे हैं 0.01 मोलर के, है ना। और इससे कितने आ रहे हैं, C अल्फा। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ K अपॉन C। K हमें दिया हुआ है, तो 2 इंटू 10⁻⁵, और C कितना दिया था बेटा इसका, 0.1। तो 0.1, तो ये आ रहा है आपका 2 इंटू 10⁻⁴। तो ये मोटा मोटा कितना आ गया, 1.4 इंटू 10⁻²। ठीक है, बोलो भाई। तो ये तो सर अल्फा हम आया मोल बेटा। सेट करने हाँ, मोल्स ऐड कर लेंगे हम लोग, वॉल्यूम वहां पे हम लोग 1 लीटर मानते हुए मोल्स, क्योंकि कंसंट्रेशन ऐड नहीं हो सकता, कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती ना, तो कभी कंसंट्रेशन डायरेक्ट ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि वो टोटल सर वॉल्यूम 1 लीटर है, उसके रिस्पेक्ट में कर लो। सर हाँ अब आप बोलो। वेटिंग रूम में, सर अब आप वेटिंग में। अच्छा अच्छा, सर K ठीक है। 10 तो यहाँ पे देखो, यहाँ -5 दिया हुआ है। हाँ देख लो बेटा क्या हाँ 2 K है, 2 इंटू 10⁻⁵ यस है सर। ना। अब इसमें ये देख लो कि कहाँ गया भाई, हाँ C अल्फा, C अल्फा कितना है, तो C आपको दिया हुआ था एसिटिक एसिड का कितना, 0.1, और अल्फा कितना आ गया, 1.4 इंटू 10⁻²। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस अब इससे हम लोग के टोटल मोल आ जाएंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे तो चलो ठीक है कि ये वैल्यू ऐड होती हुई दिख रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है
ये 10⁻⁻2 ऑर्डर का है और ये 10⁻⁻3 ऑर्डर का है, तब तो ऐड करने में कोई बुराई नहीं, मतलब ऐड करके निकाल लेंगे। लेकिन कई बार बताएं ऐसे भी डेटा दिए जाएंगे क्वेश्चन में कि पता चला कि स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आयन आ रहे हैं 10⁻2 ऑर्डर के और वीक एसिड के आने लगे 10⁻5 ऑर्डर के, तो फिर ऐड मत करिएगा, फिर वीक एसिड से आने वाले H प्लस आयन को इग्नोर कर दिया जाता है ना। क्योंकि देखो इग्नोर क्यों कर रहे हैं, अच्छा इग्नोर कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये भी समझ लीजिए। जैसे आपको 10⁻⁻5 वाली वैल्यू को देखना है कि इसमें ऐड करेंगे ना अगर 10⁻2 ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो जिसको आप जो छोटी वैल्यू है उसको ले लो न्यूमरेटर में, जिसको आप इग्नोर करना चाह रहे हो, और जिसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो उसको डिनोमिनेटर में इंटू 100। इससे आपका परसेंट एरर आ जाएगा कि अगर आपने इग्नोर कर दिया तो कितने परसेंट एरर है। तो ये 10⁻³ इंटू 100 मतलब कितना आ गया 0.1, है ना। तो ये 0.1% एरर है, ये परसेंट में आ रहा है। एग्जैक्ट अगर देखा है तो 0.001 है ना, 0.1% एरर है, मतलब परसेंट में ही चलो देख लो। तो 0.1% एरर है तो भैया 10% से कम एरर माफ होती है, मतलब 10% से कम एरर आ रही तो नेग्लेक्शन वैलिड होता है ना। अब यहाँ पे 10⁻² ऑर्डर और 10⁻³ ऑर्डर है। अब आप जरा चेक करो कि क्या इग्नोर करना सही है। 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻² इंटू कितना कर दे 100, तो ये लगभग 10% ही आ रही है। अगर 10% के आसपास आ रही है, मतलब 10% नियर बाई आ रही है, तो आप मत करिए इग्नोर, ठीक है। 10% से कम है, वैसे तो आरसी मुखर्जी ये बोलती कि 8% से कम होना चाहिए, है ना। लेकिन एनसीईआरटी 10% के आसपास भी कर देता है, लेकिन बेटर है कि आप मत करो। 10% और को मानना है कि नहीं मानना है? एक्यूरेट 10% 10% डालना को नहीं मानना, एग्जैक्ट 10% आए तो मत मानना, 10% से कम आए तो मान लेना, ठीक है। है। आई बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ Yes, पे sir. आप उसको देखिए तो मेरे ख्याल से ये 10% से थोड़ी ज्यादा ही आ रही है, इसलिए यहाँ पे इग्नोर नहीं होगा और इससे टोटल H प्लस आयन निकाल लेंगे और फिर वो टोटल H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में हम लोग पीएच निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार मतलब मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है, जैसे ये तो मैंने बताया डेटा अपने मन से ही ले लिया है, ये डेटा मैंने समझाने के लिए अपने मन से ही ले लिया है। आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल में ऐसा डेटा दिया जाएगा कि वीक एसिड से आने वाले H प्लस आयन जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड के रिस्पेक्ट में काफी कम आ रहे होंगे। और थोड़ा बहुत तो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट भी लग ही रहा होगा अगर आप समझो इस बात को, क्योंकि इससे H प्लस आयन तो बहुत कम आ रहे होंगे, मान लो 15% आ रहे हैं और इससे पूरे पूरे 100% आ रहे हैं। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना, अच्छा खासा इंक्रीज हो मैक्सिमम जाएगा। टाइम्स मतलब परसेंटेज एरर लेस में रहेगा ना? हाँ मैक्सिमम टाइम में परसेंट है 10% से कम ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जब H प्लस आयन कंसेंट बढ़ जाएगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और जिस वजह से H प्लस आयन वीक एसिड से वैसे ही बहुत कम आ रहे थे, मान लो 15% आ रहे थे, वो थोड़ी सी बैकवर्ड चली गई, वो 10% या उससे भी कम आने लगे 5-6%, तो हम लोग मान लेंगे कि यार इससे ना के बराबर आ रहे हैं, इससे इतने कम आ रहे हैं कि भैया टोटल H प्लस आयन देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड से ही गवर्न हो रहे होंगे सॉल्यूशन में। टोटल H प्लस आयन जो आ रहे होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड से ही आ पा रहे होंगे, वीक एसिड से भी पहले ही कम आ रहे होंगे, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और कम हो जाएंगे, है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ, एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ इन इग्नोर सर पूरा मोल्स कर देने की, सिर्फ सर पावर वाले 10⁻⁻² इग्नोर करना होगा? नहीं इग्नोर तो पूरा टर्म होगा, मतलब ये पूरा नंबर इस नंबर के रिस्पेक्ट में इग्नोर होगा, है ना। यस अगर इग्नोर होगा तो पूरा ही इग्नोर होगा फिर तो इन जनरल अगर बात करें इन जनरल द H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ऐसे लिख देता हूँ, टू द पॉइंट लिख दीजिए। इन जनरल it has been observed the total H plus ion
the total H plus ion govern from strong acid. Total H plus ion ठीक है, ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, ड्यू टू सर आप है ना कॉमन एन क्वेश्चन को इफेक्ट। इन कर लीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ठीक है, तो ज्यादातर केस में हम लोग देखते हैं कि जो टोटल H प्लस आयन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड से ही गवर्न हो रहे होते हैं, है ना, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द अल्फा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak acid decreases and it will become less than 10%. तो ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि वीक एसिड का अल्फा घटता है और इतना कम हो जाता है कि 10% से भी कम हो जाता है। तो ऐसे केस में फिर हम लोग ये मान लेते हैं कि जो टोटल H प्लस आयन आ रहे हैं पूरे सॉल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा नेग्लेक्ट करने से पहले, क्योंकि आपको कई बार एक बार आया भी एडवांस में क्वेश्चन, वो आपको फंसाने के हिसाब से भी दे सकता है डेटा। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो तो वो इग्नोर नहीं हो पा रहे हैं, है ना, तो आपको देख लेना पड़ेगा कि ये नेग्लेक्शन वैलिड है कि नहीं है ना, और फिर उस हिसाब से अपना क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। यस यस तो इस बात को एक चलो ले लेते हैं, क्वेश्चन कर ही लेते हैं तो क्लियर ही हो जाए आप लोगों को, और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरे ख्याल से यही वाला है ना, सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, दोनों का मिक्सचर ले लिया गया है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इन द गिवन टेम्परेचर इज दिस, है ना। एसिटिक एसिड का के दे दिया बेटा उसने, कितना है 1.69 इंटू 10⁻⁵। फिर कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl। तो आपसे वो यहाँ पे केवल अल्फा ही पूछना चाह रहा है, वो आपसे कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दीजिए एसिटिक एसिड का, अल्फा पूछ रहा है वो किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए एसिटिक एसिड का अल्फा पूछ रहा है 0.01 मोलर HCl के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो उसकी आप इक्वेशन लिख लीजिए, किसकी, एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड की इक्वेशन आप लिखेंगे तो एसिटिक एसिड आयनाइज किस में होगा, H प्लस आयन और एसीटेट आयन में। ठीक है, अब अगर इसका कंसेंट C है 0,0, तो इससे आने वाले H प्लस आयन कितने हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, C अल्फा। ठीक है, अब जरा एक बार आप रफली कैलकुलेट कर लिए कि C अल्फा कितने ऑर्डर का आ रहा है, C अल्फा कितने ऑर्डर का आ रहा है। तो देखो C तो इसका दिया है 0.01, अल्फा जरा आप निकाल लो, अल्फा के लिए वही ओसवाल्ड डाइल्यूशन लगा लो, तो 1.7 इंटू 10⁻⁵ अपॉन C कितना है 10⁻², तो ये आ जाएगा 1.7 10⁻3, है ना। मोटा मोटा बता सकते हो कितना आ रहा है अल्फा, इसको 17 ले लो इंटू 10⁻⁴, 17 को 16 मान के 4 लिख दो इंटू 10⁻², तो लगभग इतना आ रहा है ना। तो कितना आ रहा है 4 इंटू 10⁻², तो ये आ रहा है लगभग मोटा मोटा 4 इंटू 10⁻⁴ ऑर्डर का।
तो वीक एसिड से H प्लस आयन इतने आ रहे हैं, और बेटा उसमें HCl के अंदर डाला हुआ HCl से भी तो H प्लस आयन आ रहे हैं, और HCl से तो पूरे पूरे कितने आ रहे होंगे 0.01। अब ये देखो कि ये वैल्यू कहीं इग्नोर तो नहीं हो रही 0.01 के रिस्पेक्ट में, तो चेक कर लो 4 इंटू 10⁻⁴ को अगर 0.01 के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर दें तो कितने परसेंट एरर आएगी, ये लगभग आएगी 10⁻² और -2 और 10 4% एरर आएगी। अब देखो समझना भी बात, ये 4% एरर तो तब आ रही है जब आपने कॉमन एन इफेक्ट की बात ही नहीं कर रहे, और वास्तविकता में क्या हो रहा होगा कि थोड़ा तो कॉमन एन इफेक्ट की वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन पीछे जाएगी, इसका अल्फा जितना हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये 4 इंटू 10⁻³ इससे और कम हो जाएगा, है ना, कॉमन एन इफेक्ट वजह से। तो एक्चुअल एरर जो होगी वो 4% से भी कम होगी। तो ये तो बिल्कुल सेफ जोन पे आ रहा है, कहने का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मान लेना चाहिए, यहाँ हमें मान लेना चाहिए कि टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन किससे गवर्न हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, है ना। वैसे तो हमें ये लिखना चाहिए ना C अल्फा इंटू C डैश, है ना, लेकिन वही बात है कि C अल्फा जो वीक एसिड से H प्लस आ रहे हैं और C डैश आ रहे हैं, इसमें C अल्फा स्ट्रॉन्ग काफी एसिड कम है। हाँ, तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल H प्लस आयन उससे गवर्न होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, यहाँ पे हमें इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा C अल्फा को हम लोग इग्नोर कर देंगे C के रिस्पेक्ट में। ये C डैश किसका मैंने लिया, ये C डैश मैंने ये तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड का, जो ये सर सी डैश तो स्ट्रॉन्ग एसिड का है ना, हाँ वो मैंने कॉमन सी एन अल्फा इफेक्ट है वो लगा दिए। वीक एसिड का है ना। हाँ, C अल्फा वीक एसिड का है और C सी डैश डैश स्ट्रॉन्ग एसिड का है, लेकिन यहाँ पे मैंने एरर चेक कर लिया पहले, तो वो आ रहा है 4% आ रहा है, और एक्चुअल अल्फा तो 4% से भी मतलब एक्चुअल अल्फा के रिस्पेक्ट में तो 4% से भी कम हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग बहुत आसानी से ये वैल्यू इग्नोर, वीक एसिड से आने वाले H प्लस आयन को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने पूछा है कि नया अल्फा बताओ क्या है ना, तो अब आप क्या करो, इसका K का एक्सप्रेशन लिख दो, K का एक्सप्रेशन, तो K का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन इंटू H प्लस आयन डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन, है ना। अच्छा, एसीटेट आयन तो बेटा केवल किससे आ रहे हैं, ये तो केवल वीक एसिड से ही आ रहे हैं, तो ये तो C अल्फा रखने पड़ेंगे। H प्लस आयन एक्चुअली किससे गवर्न हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से, है ना, क्योंकि वीक एसिड से बहुत कम आ रहे थे, तो यहाँ पे H प्लस आयन मैं कौन से लूंगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहे हैं, है ना। उसकी मोलरिटी ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलरिटी कितनी है 0.01, और एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन C1 - अल्फा, C कैंसिल हो गया, K दिया हुआ है, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में अल्फा बताओ नेग्लेक्ट करें कि ना करें, नो सर, अरे क्यों नहीं करेंगे, अल्फा हम लोगों ने डिनोमिनेटर निकाला, वाला कर देंगे, न्यूमरेटर वाला नहीं करेंगे। हाँ डिनोमिनेटर वाला ही तो पूछ रहा हूँ, न्यूमरेटर वाला तो अकेले बैठा सर हुआ वो है। तो करेंगे ना सर, न्यूमरेटर वाला नहीं हाँ, करेंगे। हाँ, न्यूमरेटर वाला नहीं करेंगे, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा Ka डिवाइडेड बाई 0.01, और K दिया हुआ था 1.69 10⁻⁵, और ये 0.01, ठीक है, तो ये आ रहा है 1.69 कितने ऑर्डर का 3 ऑर्डर, ये आपका नया अल्फा हो जाएगा। एसिटिक एसिड का अल्फा HCl के सॉल्यूशन में इतना हो जाएगा, देखो आंसर देना होना चाहिए 1.69 इंटू 10⁻³ ये आपका C आंसर हो जाएगा, सी ठीक है। तो स्क्रॉल और है ना, अल्फा मैंने क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, अगर किसी के मन में आ रहा हो सर अल्फा आपने क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू जब मैंने निकाली थी तो ये इतनी आ रही थी 4 इंटू 10⁻⁻⁴, मोटा मोटा है ना, और
अगर इस नंबर को आप जरा देखो 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करेंगे तो परसेंट एरर कितनी आएगी, उससे आप चेक कर लो। तो परसेंट एरर बहुत कम आ रही है ना। तो अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में बहुत आसानी से नेग्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। सर एक बार सी अल्फा को कैसे इग्नोर किया सर, एक बार वो परसेंटेज वाला बता दीजिए। देखो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने क्या किया, मैंने टोटल H प्लस आयन जो लिखा है ना, टोटल वो लिखा सी अल्फा प्लस सी डैश। अब देखो सी था कितना 0.01, अल्फा अप्रोक्सीमेट ही निकाला था लेकिन इतना आ रहा था, और सी डैश था 0.01। अब ये वैल्यू आ रही थी 2 इंटू 10 पावर माइनस अल्फा -2 ऑर्डर का था ना, सर -3 4 का। -3 का था है? अच्छा यस अच्छा, हाँ ये देख लेना, मुझे याद नहीं। तो ये -5 इन प्लस 10 टू द पावर -2। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि ये वैल्यू इसमें ऐड करें कि ना करें। तो उसके लिए आपको रफ में चेक करना होगा परसेंटेज एरर। देखो जो छोटा नंबर है जिसको आप इग्नोर, जिसका आपको मन कर रहा है कि यार इतना छोटा नंबर ऐड करना अच्छा नहीं लग रहा है, क्या इसको इग्नोर करना बेहतर रहेगा, तो उसको ले लो न्यूमरेटर में। जिसको आप इग्नोर करना चाह रहे हो स्मॉल स्मॉल नंबर को ले लो न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो उसको डिनोमिनेटर में। ऐसा करने पे आपको परसेंट एरर आ जाएगा। तो परसेंट एरर लगभग आ रहा है कितने परसेंट, 10⁻³ 0.4%, 0.4 यस वो है ना। तो इसका मतलब ये नंबर बहुत आसानी से इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि ये इसको इग्नोर करने के बाद एरर जो आएगी कैलकुलेशन में, जो एरर आएगी वो केवल 0.4% की आएगी, बहुत कम एरर है ना। तो कर दो नेग्लेक्ट। यस तो इसीलिए मैंने टोटल H प्लस आयन इतने ले लिए 10⁻⁻² ऑर्डर के ले लिए। यस ठीक है। सर। यहाँ पे मैंने वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाले ही ले लिए टोटल। ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। क्लियर हुई हुई कि नहीं हुई? यस सर। यस सर। स्क्रॉल डाउन कर दीजिए सर। ठीक है। तो इतने केस हम लोग ने पढ़ लिए। सर अभी एक केस बच रहा है अभी भी, सर लेकिन वो अगली क्लास में करेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन कम दिया और वीक एसिड का ज़्यादा दिया तो सर न्यूमरेटर में सर स्ट्रॉन्ग एसिड को रखे हैं। हाँ देखो नेग्लेक्शन, अगर एक नंबर ए है एक नंबर बी है, तो जो नंबर स्मॉलर होगा उसी को न्यूमरेटर में रखिएगा बेटा। ठीक है। यस है ना, हमेशा छोटे नंबर को न्यूमरेटर, जिसको आप नेग्लेक्ट करेंगे तो स्मॉल नंबर को ही बिगर नंबर के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहे होंगे। स्मॉल नंबर को न्यूमरेटर में, बिगर नंबर को डिनोमिनेटर में, इनटू 100। उससे आपको परसेंट एरर आ जाएगी, कैलकुलेशन में कितने परसेंट एरर आएगी नेग्लेक्ट करने के बाद। ठीक है। यस सर वैसे आपने जूम इन अनइंस्टॉल किया था कल? अरे बेटा ये सब करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आज आधे घंटे तक बैठा था बाहर। अच्छा तो बता, फोन कर देते, मैसेज कर देते। ठीक है। तो ये तुम लोग का होगा। अभी एक केस बच रहा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस। अभी हम लोगों ने सॉल्ट का पीएच निकालना नहीं सीखा है। अभी हम लोग आज जो जितने भी पढ़े हैं केस, उसमें हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, उसके मिक्सचर का भी पीएच सीख लिया है ना। तो अगली क्लास में हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन करेंगे, मतलब उसमें सॉल्ट आपको दिए जाएंगे और सॉल्ट का पीएच निकालने को बोला जाएगा। तो ठीक है। बाकी आप लोग सीट के क्वेश्चन जैसे लगाना चाहें तो इसमें मैं बता देता हूँ कि कौन से कर सकते हैं आप लोग। सीट में आयनिक इक्विलिब्रियम की जो सीट है उसमें सर दोनों 6, बता दीजिए। हाँ दोनों में बता दूंगा।
देखो आयनिक इक्विलिब्रियम एलिमेंट्री वाली जो सीट है उसमें पार्ट 1 में आप देखिएगा, पार्ट 1 में ये सेक्शन ए तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट तो पहले लेक्चर में पढ़ाई दिया है, ये कर लीजिएगा। सेक्शन बी ये ऑटोप्रोटोलिसिस वाले कर लीजिएगा। सेक्शन सी कॉन्जुगेट एसिड बेस वाले ये कर लीजिएगा। सेक्शन डी ये जो आज मैंने पढ़ा है ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर वाले हैं, ये कर लीजिएगा। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन ला ये वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं, वीक एसिड वीक बेस का सेक्शन ई हो जाएगा। और हाँ ये अभी रह रहा है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। मतलब एलिमेंट्री में बस एक ही टॉपिक रह रहा है ये वाला, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ लेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। और एडवांस वाली सीट में अगर आप करना चाहो तो एडवांस वाली में भी आप लोग कर सकते हो। कौन कौन सा कर सकते हो? एक तो सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक, अभी पॉलीप्रोटिक नहीं करना, अभी रुक जाओ, पॉलीप्रोटिक आगे आएगा। हाँ आप लोग ये कर लेना, सेक्शन बी कर लेना, एडवांस वाले में सेक्शन बी कर लेना। वीक एसिड का मिक्सचर बताया मैंने, तो ये वाला कर लेना, सेक्शन सी भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी पॉलीप्रोटिक वाला भी छोड़ देना, सेक्शन डी छोड़ देना, और भी सॉल्ट वाला तो बताया नहीं, तो सेक्शन ई भी छोड़ देना। तो एडवांस वाले में सेक्शन डी और सी कर लीजिएगा, और एलिमेंट्री वाले में सेक्शन ई छोड़ के बाकी सारी कर लीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-2 3-3 क्वेश्चन है। आयनिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सीट में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन वही कि जैसे जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे वैसे करते जाइए, है ना। और आप लोगों का टेस्ट का मैं अभी आज बनाऊंगा तो तुम लोग का भेज दूंगा, तो इस संडे टेस्ट को हो के सर हाँ इसी संडे से मैं स्टार्ट कर 8 दूंगा। तारीख एक हाँ इसी संडे से मुझे करना है स्टार्ट। एक एक टेस्ट देते रहोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा तो टेस्ट के चैप्टर बारे में। वाइज होगा? अच्छा एक बात ये भी है कि अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है टेस्ट देने में तो मुझे बता दे, तो मैं एक अलग ग्रुप बना के केवल उन्हीं बच्चों को दूंगा जो इंटरेस्टेड है। तो चैप्टर वाइज ये होगा? नहीं होना, एमपी वाले पे भेजिएगा, जिसको देना होगा देगा। अलग से नहीं 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 निकाला। ये नहीं चलेगा। अगर आप घर की खेती समझेंगे कि अरे सर तुमने भेज दिया लाओ कर देते हैं, सर पे एहसान कर देते हैं, तो बेटा आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप खुद से सिंसियर हैं कि नहीं मुझे मेहनत करनी है, सर इतनी मेहनत एक पेपर बनाने में बेटा पता है आपको 2-2 घंटे लग जाते हैं। क्वेश्चन सिलेक्ट करो, क्वेश्चन उसमें डालो, ऑप्शन डालो, तो ये और सर मैं कोई वही क्वेश्चन पेपर को ऐसा सोल्व नहीं करते कि हैं 3 घंटे। है ना, इसके लिए रेजोनेंस मुझे कोई पे नहीं करता है, ये आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, है ना। क्योंकि सर वो ये कोई कंपलसरी नहीं कि कोई टीचर टेस्ट दे कर आए। तो इसमें आप जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा वो मुझे बता दे कि सर मैं टेस्ट देना चाहता हूँ, तो मैं उन्हीं मैसेज बच्चों को भेजूंगा। कर हाँ देंगे, ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। तो तभी आपका फायदा भी हो। अगर आप अंदर से नहीं विलिंग, अगर आपको केवल ये शो ऑफ करना है कि नहीं सर ने बोला है तो चलो दे देते हैं, है ना, तो उसका फिर बेटा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सर वो चैप्टर वाइज होगा? हाँ वो मैं चैप्टर वाइज, क्योंकि देखो जो तैयारी होती है वो चैप्टर वाइज ही होती है, एक एक चैप्टर की तैयारी अच्छे से करेंगे यस तभी वो सर। बढ़िया होता है ना। इकट्ठा 4 चैप्टर का ले लेंगे तो वो तो रेजोनेंस में होते ही रहते हैं टेस्ट, 4-4 5-5 चैप्टर का, है ना। एक एक चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आपका इसी बहाने तैयार हो जाएगा। सर पहला केमिकल इक्विलिब्रियम का होगा जहाँ तक? हाँ पहला इक्विलिब्रियम भी लेना सही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पढ़ा भी है आप लोगों ने, है ना। चलो मैं बना लूंगा एक सीक्वेंस, ऐसा बनाऊंगा कि जो सभी के लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, सर मतलब कैसे लेंगे, रेजोनेंस वाले पे? हाँ क्या करो बेटा? सर टेस्ट किस पे लेंगे, उसी रेजोनेंस वाले पे ना सर? नहीं नहीं गूगल फॉर्म में दूंगा, गूगल फॉर्म अच्छा का ठीक है लिंक सर। मैं शेयर कर दूंगा और उसी में आपको देना होगा। आप लोग दे चुके हो, एक 2-3 टेस्टों में ले चुका हूँ ना आप लोगों के यस सर। कुछ। यस सर पहले लिया था। स्टार्टिंग में लिए थे। नहीं सर उस समय मैं हाँ था नहीं ना सर, उस समय सर मैं आलमबाग वाले में। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो वो टेस्ट आप लोग को
कोई सैंपल चाहिए हो तो मैं भेज दूंगा एक सैंपल, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलो ठीक है फिर आज इतना ही रखते हैं। सर सर नई हाँ वाली बोलो। शीट थोड़ी सी डिफरेंस आई है इक्विलिब्रियम की, स्टार्टिंग बफर सर ये वाली सॉल्यूशन ऐसे ऐसे कुछ है। सर ये वाली क्लास में हम्म। नोट भेज दीजिएगा। अच्छा नोट्स, हाँ नोट्स तो मैं दे दूंगा। कल कल वाले भेज दिए थे नोट्स, कल परसों वाले दे यस दिए सर, थे आप लोग? यस सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तो आज वाले अभी भेज देता हूँ, है ना। सर सीट में चेंज नहीं होगा, देखो बफर से पहले ये होगा पीएच वाला बेटा। आयनिक की सीट में 3 पार्ट है, आयनिक 1, आयनिक 2, आयनिक 3। तो अभी हम लोग आयनिक पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस तो सर ठीक। वो हो सकता है आपको पेज वो आयनिक पार्ट 2 वाले एक्सरसाइज देख लो आप, है ना। यस सर, एक ही सीट में 3 एक्सरसाइज है उसमें अलग अलग। यस सर देख लो। सर तो हाँ हाँ बताओ बेटा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो बोलो। वो एस ऑफ लिक्विफिकेशन सर इनवर्सली